जैसे Z में, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट AAOS, AAOS, ठीक है ना। अल्टरनेट alternating axes of symmetry, alternating axis of symmetry। तो क्या बोलते हैं भाई अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को? इफ अ मॉलिक्यूल्स if a molecule if a molecules appear in its mirror image rotated by 360 by n along an axis, then it's said to be to have what? AAOS। आप समझना ध्यान से, जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो क्या किया कि मेरे पास ये एक एग्जांपल है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? Cl है, ठीक है। यहाँ H है, फिर यहाँ पर H है और यहाँ Cl है, फिर यहाँ पर Cl है और यहाँ H है, और फिर यहाँ पर H है और यहाँ पर Cl है, ठीक है। आपको ध्यान से देखो, अगर दिखाई देगा तो कि ये H ऊपर है, ये Cl ऊपर है, ये H ऊपर है और ये Cl ऊपर है। ये ऊपर की तरफ है और ये चारों नीचे की तरफ रखे हुए हैं। अब मैंने क्या करा, इसको 360 बाई n यानी कि 90 डिग्री पे मैंने रोटेट किया, एक एक्सेस लिया इसका, तो ये जो Cl है वो नीचे आ जाएगा। तो मैंने इसको डायग्राम को फिर से बनाया, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी बात समझ आई नहीं आई। तो यहाँ पर है ना, क्या आ जाएगा बताओ? HCl। यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? Cl H। यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? HCl। और यहाँ आ जाएगा ClH। बताओ भाई, क्या आपको दिख गई बात? समझ में आ गई? क्लियर? अब इसके नीचे, इसके नीचे, इस मॉलिक्यूल्स के नीचे मुझे क्या लगाना है? मिरर। नीचे की तरफ मिरर लगाया है, ध्यान रखना। याद करो, जब मैंने आपको बताया था कि मिरर अगर नीचे की तरफ लगा होता है तो जो नीचे होगा वो चीज कहाँ चली जाएगी बताओ? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है? बताओ, इसका मतलब क्या है? ये Cl नीचे है तो Cl ऊपर हो जाएगा, H नीचे। ये H ऊपर है, नीचे है तो H ऊपर चला जाएगा, Cl नीचे आ जाएगा। ये ये Cl नीचे है तो Cl ऊपर, H नीचे चला जाएगा। और ये H नीचे है तो H ऊपर और Cl नीचे चला जाएगा। चेक करो, वापस से वही हो गया। वही बना नहीं बना बताओ? यस सर। तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसी को बोलते हैं AAOS। अगर किसी मॉलिक्यूल्स को किसी
360/n एक्सेस से रोटेट करा करने के बाद उसकी मिरर इमेज एक्चुअल इमेज को फॉर्म कर लेती है। तो दैट टाइप ऑफ द सिमेट्री इज नोन एज व्हाट? अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। बोलिए भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। बोलो भाई, क्या सबको क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब कुछ और पॉइंट्स समझते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले नोट समझते हैं इसके अंदर एक नोट। Axis of rotation and plane of mirror must be perpendicular to each other. ठीक है, axis of rotation and plane of mirror must be perpendicular of each other. While checking the AAOS. Checking the AAOS. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। नोट टू है द कंपाउंड विच हैव COS will also have AAOS. सर ये में है या मस्ट है? मतलब में है, मतलब मोस्ट ऑफ में रहता है। एक दो ही मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, वो भी मैं बता दूंगा कौन सा वाला होगा, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मोस्टली तुम्हारे लिए काम कर जाएगा। द कंपाउंड which have COS will also have AAOS। उसके पास AAOS भी होगा। चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो जैसे मान लो कि मैंने लिया ट्रांसब्यूटीन। सर एक सेकंड ऊपर हल्का सा। एक सेकंड। ओके सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? समझिए ध्यान से। अब मैंने कहा कि मैं इस बात को चेक कर लेता हूँ। तो मैंने एग्जांपल लिया ट्रांसब्यूटीन, ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड C H एंड CH3। नो डाउट इसके पास COS तो है। इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में जाने पर इसमें COS दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसको 360/n है ना, इस एक्सिस के अलाउंग इसे 180 पे रोटेट करा दिया। ठीक है ना, 180 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया 180 डिग्री पे, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ दिखाई देगा आपको H, यहाँ देगा आपको CH3, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ दिखाई देगा आपको CH3 और यहाँ दिखाई देगा H। ये ऐसे दिखाई देगा। अब मैंने इसके नीचे मिरर लगा दिया। ठीक है, जैसे मैंने मिरर लगाया, ये मॉलिक्यूल्स ये CH3 और H नीचे रखे हुए हैं। तो सेम आ जाएगा। C डबल बॉन्ड C H, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा CH3 एंड H। तो इसके पास COS था, और अगर COS है तो इट ऑल्सो हैव व्हाट? AAOS।
OS, इसके पास AOS भी प्रेजेंट है। बोलो भाई ये सेम हो गए? यस और नो? लेकिन अब बात आती है कि क्या सर ये ऑलवेज होता है, क्या ये हमेशा सही है ना? तो ऐसा नहीं होता है। मतलब जनरली क्या होता है कि कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ कंडीशंस में ये वैलिड होता है। हाँ, एक बात जो फिक्स है वो मैं जरूर बता सकता हूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास पीओएस नहीं है और सीओएस भी नहीं है, तो ये कंफर्म है कि उसके पास एओएस तो नहीं होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास पीओएस सीओएस है ना नहीं है, तो उसके पास एओएस भी नहीं होता है। सीओएस हो हमेशा एओएस होगा, इसकी गारंटी नहीं देते हैं। इसमें एक दो एग्जांपल्स बैठ जाते हैं, है ना, कि ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स में सीओएस ना हो, है ना, पीओएस ना हो, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें ये दोनों एब्सेंट होंगे, फिर भी उसके अंदर एओएस आ जाता है। तो वही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक नोट और पहले समझ लेते हैं। नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 है the compound which have the compound which have no POS, no COS will also have no AAOS। तो उसके पास AAOS भी नहीं होगा। अगर किसी कंपाउंड के पास पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो उसके पास एओएस भी नहीं होगा, है ना। लेकिन है ना, एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। तो स्पेशल केस है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। स्पेशल केस क्या है भाई? स्पेशल केस वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास पीओएस भी नहीं होगा, सीओएस भी नहीं होगा, और फिर भी उसके पास में एओएस प्रेजेंट हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, खुद समझना, है ना। मॉडल से बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा, आप समझोगे तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। मैंने एक स्पायरो मॉलिक्यूल्स लिया। सबसे पहले ये बताओ मुझे, क्या स्पायरो के अंदर जो ये वाली कंडीशन होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है? बताओ भाई, मैंने आपको बात बताई थी, ये परपेंडिकुलर होता है ना। दोबारा बना रहा हूँ इसको ना। ये तो बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये प्लेन पे है तो ये आउट ऑफ प्लेन रहेगा। ये ऐसे है, ठीक है। ये बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये अंदर की तरफ रखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन पे ये सीएल बाहर की तरफ और ये सीएल अंदर की तरफ रखा हुआ है। और अगर ये बाहर की तरफ है तो इसका जो सीएल होगा वो प्लेन की तरफ होगा भाई, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा हमें। ये आपके पास में सीएल बाहर की तरफ, ये सीएल अंदर की तरफ, ये एच और ये एच, ऐसा स्ट्रक्चर है ये। अब मैंने इस मॉलिक्यूल्स को सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पे रोटेट किया। या 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो जो प्लेन पे था वो प्लेन से बाहर आ जाएगा, और जो यस प्लेन से बाहर था वो प्लेन पे चला जाएगा। तो अब ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा आपको। अब ये आपको बाहर की तरफ दिखाई देगा 90 डिग्री पे घुमाने में बस केवल। जाएंगे।
ठीक ना। तो ये चला गया आपका बाहर और ये चला गया आपका अंदर। तो अब इसमें क्या है कि बदल जाएंगे ये Cl, और यहाँ जो Cl बाहर की तरफ था है ना, है वो अबव द प्लेन आ जाएगा और ये बिलो द प्लेन आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। ठीक है, और ये जो Cl था आपका HH और यहाँ आ जाएगा ClH, ये ऐसा बन जाएगा। अब जो बाहर की तरफ निकला है, अब इसके नीचे यहाँ पर मिरर लगा दो। अब पहले एक बार चेक कर लो इस मॉलिक्यूल्स को। इस मॉलिक्यूल से इस पॉइंट पे अगर तुम COS चेक करो ना तो COS नहीं है। क्यों? मॉलिक्यूल से अलग अलग रखे हो, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। भाई ये परपेंडिकुलर है तो COS के साथ जाएगा इसके अंदर। जैसे याद करो, ये Cl CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये H और ये Cl, तो भैया ये तो अंदर, ये तो परपेंडिकुलर है ना इसके। यस सर। तो इस सेंटर से ऊपर की तरफ जाओगे तो ये तो ऊपर की तरफ तो कुछ है ही नहीं, ये तो प्लेनर की तरफ है। तो इस मॉलिक्यूल्स में COS नहीं हो सकता। तो सेम वही कहानी है कि इस सेंटर से अगर ऊपर नीचे जाओगे तो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल मिलेंगे ही नहीं, तो COS नहीं है, नो डाउट इसके अंदर POS भी नहीं है। लेकिन अब मैं इसकी जब मिरर इमेज बनाऊंगा, ध्यान से देखना। सर परपेंडिकुलर केस एक बार फिर बता दीजिए। अरे यार कैसे बताऊं यार, मैं थक गया बताते बताते भाई। अब कि यार अब इतनी सिमेट्री चेक करके हम ये पता लगाने, हमने इतनी सिमेट्री क्यों चेक करी? हमने इतनी सिमेट्री इसलिए चेक करी ताकि अगर कोई मॉलिक्यूल्स में डिसिमेट्री है, मतलब नो POS नो COS एंड नो AAOS, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कि आप, तुम्हारे सामने किसी मॉलिक्यूल्स को मैं रख दूं तो तुम उस मॉलिक्यूल्स को देख करके, मतलब मैं उसका फॉर्मूला दे दूं तुम्हें, तो तुम उस मॉलिक्यूल्स को देख करके बता दोगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। जबकि ये काम हम पहले किससे कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट से। लेकिन आज हम उस मॉलिक्यूल्स को देख करके, जिसका मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दूं तुम्हें और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, तो तुम तुरंत क्या करोगे? उसके अंदर डिसिमेट्री लगाना शुरू कर दोगे। तुम उसमें POS चेक करोगे, तुम उसमें COS चेक करोगे, तुम उसमें AAOS चेक करोगे। अगर तुम्हें POS COS और AOS नहीं दिखाई देगा तो तुम कहोगे कि सर देखो ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मैंने कहा यार तो और थोड़ा आसान करते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। क्यों ना मैं एक ऐसा की पॉइंट दे दूं जिसमें तुम्हें ये चेक करने की जरूरत ही ना पड़े और तुम डायरेक्ट बोलना शुरू कर दो कि दिस मॉलिक्यूल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो साइंटिस्ट ने एक वर्ड निकाल दिया, कायरल। क्या वर्ड निकाल दिया? कायरल। नेक्स्ट हेडिंग, कायरल सेंटर। सर उसमें ये नहीं देखना होगा? अरे सुनो ना यार, देख के जाओ यार, मजा आएगा। कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर क्या होता है? देखो, कायरल सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा एटम जो sp3 हाइब्रिड हो, पहली चीज, और जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप और एटम से अटैच हो। क्या बोला मैंने? टेट्राहाइड्रल, 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 टेट्राहाइड्रल सुन के sp3, टेट्राहाइड्रल एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप, ग्रुप अटैच्ड, अटैच्ड with 4 different group or atom, is known as chiral center, chiral center। अब देखो, कायरल सेंटर का मतलब ही यही होता है कि किसी मॉलिक्यूल्स के पास, है ना, POS भी नहीं हो, COS भी नहीं हो, AOS भी नहीं हो,
तो यार तुम्हें बार बार ये चेक करना पड़े, इससे तो बढ़िया मैंने तुमसे ये कह दिया कि एक ऐसा आइटम ढूंढ लो जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, तो भाई साहब उसके पास पीओएस सीओएस एओएस होगा ही नहीं। तो तुम बार बार पीओएस सीओएस काहे चेक कर रहे हो? तुम ऐसा आइटम ढूंढते रहो जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। तो अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो वो कायरल होगा, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बोले सर एग्जांपल दीजिए जरा एक बार। हमने कहा कि जैसे मान लो कि ये है C, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा Br, यहाँ लिखा H और यहाँ लिखा I। बताओ क्या इसमें POS होगा? नो सर। क्या इसमें COS होगा? नो सर। जब तक POS नहीं है COS नहीं है तो क्या इसमें AOS होगा? नो सर। नो सर। लो खत्म कहानी। तो इसको क्या बोला मैंने? कायरल सेंटर। अब ये ऐसा सेंटर है, ऐसा sp3 कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी क्या है? डिफरेंट है। तो इट इज व्हाट? ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज नो पीओएस, नो COS एंड नो AAOS। ना तो इसके पास POS है, ना COS है, ना AOS है। तो क्या बार बार चेक करना? हमने की पॉइंट समझ लिया कि हम ऐसा एटम ढूंढ लेंगे जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। तो ऐसे सेंटर को जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होगी क्या बोलोगे तुम उसको? बताओ। कायरल सेंटर। एंड कायरल सेंटर इज ऑलवेज व्हाट? ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर में कायरल कार्बन ही हो। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन, ये लोन पेयर हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो ये भी क्या है? कायरल है। दिस इज ए कायरल एटम। ये भी sp3 है और चारों वैलेंसी डिफरेंट है। इसके पास भी इट इज ऑल्सो व्हाट? ऑप्टिकली एक्टिव। इसके पास भी नो पीओएस, नो COS एंड नो AAOS। बोलो भाई, क्या मेरी बात आपको कुछ समझ में आ रही है? बोलो भाई, अरे या सुनो, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट और लेते हैं। एक नोट ले लेते हैं पहले। नोट, एक होता है कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन कायरल कार्बन अगर बोला जाएगा तो कायरल कार्बन सिर्फ इसको बोला जाएगा। इट इज ए कायरल कार्बन। क्यों? कायरल सेंटर होने के लिए कार्बन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन कायरल कार्बन होने के लिए कार्बन का होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ऑल कायरल कार्बन, all chiral carbon are chiral center, but reverse is not true। बोलो भाई, क्या मैंने सही बोला? रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, उसमें कायरल सेंटर और कायरल एटम, है ना, कायरल सेंटर और कायरल कार्बन डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए जरा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा CH3 CH Cl CH2 CH Br CH2 एंड CH3। बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन हैं? बताओ भाई, इस मॉलिक्यूल्स में कितने कायरल कार्बन हैं? एक भी नहीं। अच्छा, मुझे तो 2 दिखाई दे रहे हैं। यस सर, 2 हैं। यस बोले सर आपको 2 कैसे दिखाई देंगे? मैंने कहा ऐसा कार्बन पकड़ो ना जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। तो इस कार्बन को चेक करो, क्या यहाँ पर CH3 CH और Cl और ये पूरा का पूरा एक ग्रुप हुआ? यस सर। ऐसे ही इस कार्बन को चेक करो, यहाँ पर एक H, एक Br,
एक पूरा का पूरा ये ग्रुप है और एक पूरा ये ग्रुप है, तो 2 कार्बन ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। बोलो बोलो भाई, अरे सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैंने कहा CH3 CH Cl CH2 N CH3 and C2H5 कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। बोलो भाई, सर कायरल कायरल सेंटर सेंटर 2 2 है, है और कायरल कायरल कार्बन 1 है। कार्बन 1 है। क्या सबको दिखाई दे गया? यस सर। यस सर। ठीक। अच्छा, नाइट्रोजन के पास तुम्हें 4 वैलेंसी कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ तो मैंने 3 ही वैलेंसी दिखा रखी है। सर लोन लोन पेयर। वेरी क्लियर, ओके। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन तो तुमने पकड़ लिया। जैसे ही तुम क्वेश्चन को पकड़ोगे ना, मैं एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें तुमसे गलती हो तो दूसरा क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड O N CH3 एंड CH3। बताओ, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन। बोलो भाई, बोलो। 1 कायरल सेंटर 1। 2 2 सर 2। सर 2 2 नहीं, कायरल सेंटर 2 कैसे है? सेंटर 3 है। कायरल सेंटर 3 है। कायरल सेंटर 3 है, कायरल कार्बन 2 है। यस सर। देखो मेरे हिसाब से तुम गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे सर हो? 4 है कायरल सेंटर। अरे यार सुन तो लो मेरे बेटा, क्या sp3 कार्बन होना चाहिए? ये sp3 है, यस। यस सर। क्या ये sp2 है? यस सर। यस सर। और क्या ये नाइट्रोजन डीलोकलाइज्ड है? और ये दोनों ग्रुप तो सेम हो गए ना, यस सर तो ये नहीं हो कायरल गया Yes, कैसे सर, हो sir. एक गया? है। 1 एक है सर। फिर तो कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो यार। आंसर इज व्हाट? 1 1। 1 कायरल सेंटर भी 1 है, कायरल कार्बन भी 1 ही है, वही है जो कुछ है ये वाला, बस। अरे सुनो, Yes, sir. फिर ऐसी गलती कर रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिया मैंने, CH3 CH Cl CH2 CH Br C डबल बॉन्ड O N CH3 एंड C2H5। बताओ भाई, कायरल सेंटर कायरल कार्बन, कायरल सेंटर कायरल कार्बन। बोलिए। सर 3 है। 3 है, Center 3 और carbon 2. कार्बन 2। कायरल सेंटर 3 है और कायरल कार्बन 2 है। चेक करते हैं जरा। देखो, नो डाउट ये कायरल है, बिकॉज दिस कार्बन इज sp3। ये भी कायरल है, दिस कार्बन इज sp3। लेकिन ये नाइट्रोजन sp2 है भाई, क्योंकि इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सर ये कैसे चेक होगा? सर यही सर कंफ्यूज कर रहा है। वो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, कितने कायरल सेंटर हैं, कायरल सेंटर। तो देखो सबसे पहले देखो इस कार्बन को, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, बेकार हो गया। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, बेकार हो गया। इस कार्बन पे बताओ एक CH2 सर ग्रुप लगा हुआ है, एक ये बेंजीन टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक H होगा। तो यानी कि इसकी चारों वैलेंसी क्या हो सकती हैं, डिफरेंट। इस पर CH2 है, कंसीडर नहीं करोगे, इस पे CH2 कंसीडर नहीं करोगे, इस पे भी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो सकती हैं। इस पे आ जाओ, इस पर एक ग्रुप नीचे वाला जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप इधर वाला, एक ग्रुप इधर वाला, तो ये भी कायरल सेंटर हो सकता है, ये भी कायरल सेंटर हो सकता है, और ये भी कायरल सेंटर हो सकता है। तो टोटल कायरल सेंटर कितने हो गए इसके अंदर, 5। 5। बोलो भाई, क्या आपको पहले मेरी ये बात समझ आई कि जो मैंने अभी जो क्वेश्चन किया वो क्या क्या किया है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए है। अब देखो वो लोग क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं हम लोगों से, ये साइक्लिक रिंग, ये भी साइक्लिक रिंग, ये भी साइक्लिक रिंग, और यहाँ ये एक साइक्लिक रिंग, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ Br है, यहाँ OH है, यहाँ S डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, NH CH3 एंड CH3 है, और यहाँ पर Br है। बताओ भाई इसके अंदर कायरल सेंटर कितने, जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करके बताइएगा। कि ये कायरल है, नो डाउट कायरल है, ये कायरल नहीं है, यहाँ पर सल्फर के पास एक लोन पेयर है और रेजोनेंस नहीं है, तो ये भी एक कायरल हो गया, एक ये कायरल हो गया। 3 4 5 6 ये नहीं है, 7 8 9 10 11 ये नहीं है, और एक ये हो गया। सो आंसर इज व्हाट, 12। बोलो भाई क्या सबका सही हो गया? Yes, sir. यस सर। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। क्लियर, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा तरीका था। अब सुनो अगली कहानी। तो हमने कि जो सिमेट्रीज पढ़ी थी POS COS और AEOS, अब उसको हमने है ना केवल एक वर्ड कायरल से है ना हटा दिया, है ना। कायरल वर्ड पता लगने से अब हमें बार बार सिमेट्री नहीं चेक करनी पड़ रही है, और हम कह रहे हैं कि अगर, और बात वही है कि कायरल का मतलब ही क्या है, जिसके पास POS COS और AOS नहीं है, तो हम बार बार कुछ चेक करके बोलते नहीं है, तो हमने डायरेक्ट एक वर्ड पकड़ लिया कायरल, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, तो गारंटेड है उसके पास POS COS और AOS नहीं होगा, तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये सब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, जो इसको हमने कायरल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम। अब यार दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि है ना कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो लाइट को दो तरीके से रोटेट कर रही है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो वो जो दोनों फॉर्म हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। समझिएगा ध्यान से, बात समझिएगा। अभी देखो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो कि मेरे पास 2 क्लोरोब्यूटेन है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल है मेरे पास 2 क्लोरोब्यूटेन है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन, बताओ 2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, जल्दी से बताओ, चेक करो, बताओ क्या 2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है या इनएक्टिव सब्सटेंस है? सर एक्टिव है। कैसे एक्टिव है, कैसे एक्टिव है, कैसे एक्टिव है बताओ भाई। 2 क्लोरोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव कैसे, तुम्हें कैसे दिख गया, तुमने तुरंत बोल दिया कि एक्टिव है? सिमेट्री नहीं है। कौन से कार्बन पे सिमेट्री नहीं है?
सर बोलो दूसरे यार। नंबर पे। दूसरे Second. नंबर पे। सेकंड नंबर जो है ये कायरल हो गया है, देखो 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ऐसा हो सकता है कि जब इस सब्सटेंस को उस पोलरिमीटर ट्यूब में डाला गया था, तो हो सकता है कि लाइट ने, हो सकता हो इसमें से किसी एक को, एक पार्ट को, इसका किसी एक पार्ट क्लॉकवाइज घुमाया हो, क्लॉकवाइज घुमाया हो, और दूसरा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हो। तो घुमाया तो 2 क्लोरोब्यूटेन ही है ना, यानी कि 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन क्लॉकवाइज घुमाया। तो मैंने इसको बोला स्मॉल डी बोल दो, या मैंने कहा था कि प्लस बोल दो। और जिसने एंटी क्लॉकवाइज, इसके जिस पार्ट ने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, उसको मैंने कहा या तो तुम इसको एल बोल दो, या तुम इसको माइनस बोल दो, माइनस बोल दो। तो ये है तो दोनों एक ही, आईयूपीएसी तो सेम है, केवल लाइट को अलग अलग तरीके से घुमा रहा है, ये लाइट को क्लॉकवाइज, ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हैं तो दोनों आइसोमर्स, और लाइट को घुमा रहे हैं, तो बेसिकली दे आर व्हाट, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो प्रॉब्लम ये हुई कि सर फिर इनकी नेमिंग कैसे करी जाएगी? जैसे एक ही मॉलिक्यूल से जब दो तरीके के जीआईएस होती है, सिस और ट्रांस, तो हमने सिस और ट्रांस बताए ना, उनकी नेमिंग करी ना उनकी। तो ऐसे ही ऑप्टिकल कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करी जाएगी? तो नेमिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो इनकी नेमिंग करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक होता है डी एंड एल नॉमेनक्लेचर, डी एंड एल, और दूसरा होता है आर और एस। एक तो डीएल नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, डीएल सिस्टम, और एक पढ़ते हैं आर एस सिस्टम। जो आर एस सिस्टम होता है ना, ये आईयूपीएससी का है ना, ये सीआईपी सीक्वेंस रूल पे चलता है। सीआईपी रूल याद आ रहा है, मैंने बताया था कि ऑप्टिकल में फिर पढ़ोगे इसको, सीआईपी रूल्स पे चलता है। और ये वाला जो सिस्टम है वो है ना बायोमोलिक्यूल्स पे चलता है, बायोमोलिक्यूल्स। ये 12th में चैप्टर आएगा, वहां पर ये टॉपिक चलता है, बायोमोलिक्यूल्स। तो डीएल सिस्टम बायोमोलिक्यूल्स के लिए कंसीडर कर लिया जाता है, और आरएस सिस्टम आईयूपीएससी रूल्स पे, सीआईपी सीक्वेंस रूल से कंसीडर किया जाता है। तो मुझे अब ये सिस्टम पढ़ना है भाई, है ना। आरएस सिस्टम किसके लिए अप्लाई करेंगे, डीएल सिस्टम कैसे अप्लाई करेंगे, ये समझना है। लेकिन ये तब लगाओगे ना जब आपको मॉलिक्यूल्स देखना आ जाएगा। अभी तो आपने सिर्फ सिमेट्री चेक करी, अभी तो सिर्फ आपने ये चेक किया कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये समझ गए। लेकिन अब उसमें नेमिंग कैसे अप्लाई करोगे भाई? तो नेमिंग तब अप्लाई करोगे जब उस मॉलिक्यूल्स को तुम देख पाओगे 3D के अंदर। अब तुम्हें मॉलिक्यूल्स भी देखना सीखना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने हमारी इसमें भी हेल्प करी। तो साइंटिस्ट ने बताया कि आप 3D मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई, कैसे लिखोगे उसको पेपर के अंदर, लिखना बहुत जरूरी है। 3D मॉलिक्यूल्स को आप अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे, उन्होंने कुछ रूल्स दिए साइंटिस्ट ने कि यार देखो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना सीखो। तो बेसिकली मेरे पास 4 तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, है ना। 4 साइंटिस्टों ने रिप्रेजेंट किया अलग अलग तरीके से अपने अपने सिस्टम से कि यार आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। लिखना लिखो, पहले लिखना सीखो इसके अंदर। तो सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन था, उस प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं, है ना, पर्सपेक्टिव, है ना, प्रेजेंटेशन या पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। पर्सपेक्टिव के बाद आए थे फिशर, साइंटिस्ट थे फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन के बाद आए थे न्यूमैन, और उसके बाद आए थे शॉहर्स। तो 4 प्रोजेक्शन है आपके पास में किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए। 3D मॉलिक्यूल्स को किस में रिप्रेजेंट करना है? 2D के अंदर। तो जो नेक्स्ट हेडिंग मेरी आ रही है, नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें क्या करना आना चाहिए? प्रेजेंट करना आना चाहिए, उसका प्रोजेक्शन लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रोजेक्शंस, नेक्स्ट हेडिंग प्रोजेक्शंस। किसका प्रोजेक्शन है कि हम 3D मॉलिक्यूल्स को 2D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कॉपी और पेन तो 2D है, हम तो कॉपी पे जो लिख रहे हैं वो 2D है,
और मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या है, 3D है। तो पहले 3D चीज को 2D में लेके आओ, 3D टू 2D प्रोजेक्शन। क्या आपको मेरी नेक्स्ट हेडिंग समझ में आ रही है? मैं क्या करने जा रहा हूँ अब? यस सर। क्या करने जा रहा हूँ बताओ? 3D को 2D में 3D को 2D में। 3D और इसको समझाने के लिए हमारी हेल्प किसने करी है बताओ? सर हाँ, 4 scientist। साइंटिस्ट। कौन कौन से? नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा, है ना, फिशर। सबसे आसान तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेल्सडेज मेथड या पर्सपेक्टिव मेथड। इसको दो नाम से जानते हैं, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और इसको है ना आप चाहो तो वेल्सडेज मेथड भी बोल सकते हो, वेज डैश प्रोजेक्शन। वैसे मैंने एक ही में लिखा है, लेकिन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग ही अलग होता है ना। पर्सपेक्टिव में मतलब बहुत कभी है ना, कोई अच्छी बुक कोई उठा लोगे तुम तो शायद इस प्रोजेक्शन पे 1-2 क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए, है ना, कोई अच्छी बुक उठा लोगे तो, नहीं तो नॉर्मली ये प्रोजेक्शन नहीं दिखता है। ठीक है ना, लेकिन मैं बताऊंगा इसलिए ताकि आपके सामने कभी आ जाए तो तुम्हें ना लगे कि सर ने हमें नहीं बताया। और ये तो तुम्हें बहुत दिखेगा, वेस्ट डेस्ट तो दिखता है, ये तो दिखता है। ठीक है, तो यहाँ 2 प्रोजेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैं दोनों को एक साथ ही कवर कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? न्यूमैन। ये हमारे लिए बहुत है ना तकलीफ देते हैं, क्योंकि ये साथ नहीं छोड़ते हमारा, ये है ना लंबे टाइम तक साथ रहेंगे हमारे। और ये भी नहीं साथ छोड़ता, सॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं फिशर की। तो देखो फिशर ने क्या किया, फिशर ने क्या कहा हमसे, सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, देखो फिशर ने ये कहा कि यार देखो ऐसा है भाई, देखो सीधी सी बात है कि आपको 2 ही लाइन है ना बनानी आनी चाहिए, सिर्फ 2 ही लाइन आपको खींचनी है। एक लाइन ऐसे खींचनी है, ऐसे, और एक लाइन ऐसे खींचनी है। ठीक है ना, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, बस बात खत्म। आपको ऐसे लाइन खींच देनी है। ठीक है, अब इस लाइन पे आप है ना किसी को भी रख दो, कोई भी दिक्कत नहीं। 4 एटम रखने हैं भाई, ये कार्बन, ये जो सेंटर है जहाँ पे सारे एटम जो 4 लाइन, दोनों लाइन मिल रही है, इसे बोलोगे कायरल। और इस पे अटैच एलिमेंट, ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये सी हो सकता है, ये डी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि 3D मॉलिक्यूल्स को है ना आप है ना 2D में लिखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ है ना आपको है ना 2 लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींच देनी है और बाकी ग्रुप को आप लगा दीजिएगा, बस ये हो गया। ये दैट्स कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। बोले सर समझ में नहीं आई, दोबारा बात बताइए। देखो मैंने क्या कहा कि जैसे मान लो ये टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल्स है भाई, ये C है और ये sp3 है, क्योंकि sp3 तो चल रहा था अपने पास में। तो मैंने कहा मान लो जैसे कि यहाँ Cl है और यहाँ Br है और यहाँ H है और यहाँ I है। तो उन्होंने कहा तुम्हें जैसा मॉलिक्यूल्स दिख रहा है ना अभी फिलहाल जैसा मैंने दिखाया है, तुम इसको ऐसे का ऐसे ही यहाँ लिख दो, ऐसे प्लस बना दो, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दो, जो नीचे है उसको नीचे लिख दो, जो राइट में है उसको राइट में लिख दो, और जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिख दो, बस ये हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये तो 3D है भाई, ये तो टेट्राहाइड्रल शेप थी, ये तो 3D है, और 3D को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2D के अंदर, ये हो गया कन्वर्ट। अब समझना ध्यान से, ध्यान समझिएगा अभी।
अब बात ये हुई कि सर ठीक है, हमने फिशर प्रोजेक्शन में फिशर ने किया क्या कि दो लाइनें बताई भाई साहब, और दो लाइनें बताई एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बनाने के बाद आपको वो चारों जो ग्रुप जोड़े थे जो डिफरेंट होते हैं वो ला करके यहाँ सेट कर देना है। और जो बीच वाला कंडीशन है, ये जो बीच वाला कार्बन है, यही आपका कायरल सेंटर, यही आपका क्या है, कायरल कार्बन है। अब समझिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन। इस मतलब दो लाइनों से उन्होंने बता दिया कि भाई दो लाइन लिखनी है आपको। अब मुझे इसके अंदर नेमिंग भी करनी है, और फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जो मैं नेमिंग करने जा रहा हूं वो नेमिंग करने जा रहा हूं मैं आरएस नेमिंग। आरएस नेमिंग करेंगे हम पहले, क्योंकि आरएस नेमिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, सीआईपी सीक्वेंस रूल के ऊपर, यानी कि प्रायोरिटी से हम नेमिंग करना चाहते हैं। तो अब मैं फिशर प्रोजेक्शन नेमिंग आरएस कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली किसी 3D मॉलिक्यूल्स को 2D में परफेक्टली नेमिंग के साथ कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम कहने जा रहे हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर इन फिशर प्रोजेक्शन। पहले बताओ, क्या आपको फिशर प्रोजेक्शन समझ में आया? क्या बोला है मैंने? यस सर। क्या बोला मैंने? फिशर ने क्या बोला कि दो लाइनें, और दोनों लाइनें एक दूसरे की परपेंडिकुलर, बस, परपेंडिक है ना, बस इतनी सी बात है, यही फिशर है ना। उन्होंने क्या कर दिया, दो लाइनें खींचने के लिए कहीं दोनों लाइनें एक दूसरे की परपेंडिकुलर होनी चाहिए, चारों एटम आप सेट कर दीजिए। अब वो जब एटम आप इसके ऊपर लगा रहे हो तो उससे नेमिंग कैसे करी जा रही है, ये अब हमारा अगला पॉइंट बनने जा रहा है। तो यानी कि मैं दोबारा से फिशर पोजीशन समझाने जा रहा हूं, लेकिन इस बार मैं इसके अंदर आरएस नॉमेनक्लेचर ऐड करूंगा, ठीक है ना। और आरएस नॉमेनक्लेचर ही मैंने पहले क्यों ऐड कराया, क्योंकि आरएस नॉमेनक्लेचर है ना सीआईपी सीक्वेंस रूल आईयूपीएससी को फॉलो करता है, तो वो समझाना ज्यादा आसान रहेगा आपको, है ना। इसलिए मैं सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ना अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए हेडिंग फिर चेंज करते हैं। हेडिंग क्या है समझिएगा ध्यान से, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर इन फिशर प्रोजेक्शन। इन फिशर प्रोजेक्शन, तो सबसे पहला काम क्या है कि जितने भी कायरल सेंटर पे अटैच ग्रुप हैं, ठीक है ना, जितने भी है ना आपके फिशर पोजीशन पे अटैच ग्रुप लगे हुए हैं आपके पास में, ठीक है ना, उसमें आप पहले पहले उसको फिशर फॉर्म में लिख लो, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, असाइन द प्रॉपर्टी, assign the priority, assign the CIP, chain goal preload sequence for all different groups, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से, अब क्योंकि है ना भाई चारों को जब तुम सीआईपी सीक्वेंस रूल में प्रायोरिटी पे लेके जाओगे, तो कोई फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, कोई सेकंड प्रायोरिटी पे होगा, कोई थर्ड प्रायोरिटी पे होगा, कोई फोर्थ प्रायोरिटी पे होगा। भाई चार ग्रुप है तो चार प्रायोरिटी मिल सकती है आपको। तो पहला पॉइंट ये है कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी if fourth priority are present vertical line
ठीक है। अब वर्टिकल लाइन में या ऊपर या नीचे, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, then R is R and S is S। बोले सर कोई कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास क्या है, एग्जांपल देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, आराम से भी समझ में आएगी बात आपको। मैंने क्या किया कि मैंने लिखा 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 आयोडो मीथेन, मैंने ये लिखा। अब क्या हुआ कि रिप्रेजेंट करने का तरीका समझो, मतलब क्या है ये है CHClBrI, यही तो है ये। अच्छा, ये है फिशर प्रोजेक्शन, यही तो है फिशर प्रोजेक्शन। ये जो लाइन है ये वर्टिकल है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो मैंने यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा I, यहाँ लिखा Cl और यहाँ लिखा Br। चेक करो भाई, सबसे पहला पॉइंट कि क्या मैंने इस मॉलिक्यूल्स के जिसके पास ये कायरल सेंटर था, पहले तो जो प्रेजेंटेशन दिखाया वो आपको समझ में आ गया कि ये फिशर प्रोजेक्शन है। फिर इस फिशर प्रोजेक्शन पे मैंने एक स्ट्रक्चर ये बनाया, मैंने अपनी मर्जी से बनाया ये स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो कर रहा है? क्या था रूल नंबर फर्स्ट? कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो प्रेजेंट होनी चाहिए वर्टिकल लाइन पे, प्रायोरिटी दो। क्या सीआईपी सीक्वेंस रूल ये कहता था कि कायरल सेंटर से अटैच एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है? तो क्या इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई, इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई, इसकी प्रायोरिटी 3 हो गई और इसकी प्रायोरिटी 4 हो गई? बोलो। Yes, sir. तो क्या ये मेरे उस रूल पे सेट हो रहा है? क्या फोर्थ Yes, sir. प्रायोरिटी Yes, वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है? Yes, यस sir. यस तो फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट हो गई। अब बात आती है कि आरएस नेमिंग कैसे करी जाती है। अगर मॉलिक्यूल्स है ना क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो आपको लिखना होता है आर फॉर्म। अगर मॉलिक्यूल्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो आपको लिखना होता है एस फॉर्म। समझिए ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज तो एस फॉर्म लिखना होता है। अब समझिए ध्यान से, अब क्या करना है कि अब इसके अंदर रोटेशन चेक करना है, ध्यान समझिएगा। तो रूल क्या कह रहा है मेरा कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है पहले उसको नेग्लेक्ट मार दो, वो उसको तुम्हें देखना ही नहीं है। तो अगर तुम्हें उसको देखना नहीं है तो क्या मैं एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ध्यान से। यहां क्या दिखाई देगा तुम्हें? Cl, यहां कौन दिखाई देगा? I, और यहां कौन दिखाई देगा? Br। मैंने H को हटा दिया। अब अपनी आईज को रोटेट करो प्रायोरिटी के बेस पे। आर अब अपनी आईज को रोटेट करो प्रायोरिटी के बेस पे। तो क्या 1 2 3 दिखाई दे रहा है आपको? बताओ, क्या आपको रोटेशन क्लॉकवाइज दिखाई दे गया? यस सर Yes, तो sir. क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि ये कौन सी फॉर्म है? आर आर फॉर्म है। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आई? कुछ यस सर Yes, sir. फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट होगा तो आफ्टर द गिवन प्रायोरिटी आईज को रोटेट करना है। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो आर बोला जाएगा, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एस बोला जाएगा। क्या मेरी बात सुना गई आपको? Yes. बहुत आसान है ना? बस आपको ध्यान से सुनना और समझना है, बस केवल। मतलब सर एक बार फर्स्ट प्रायोरिटी से लास्ट प्रायोरिटी की तरफ घुमाना है आइस घुमाना है उसको। हाँ बोलो, एक क्वेश्चन दो इसके ऊपर, यस सर है ना?
चलिए एक क्वेश्चन लीजिए। सर पर ये कैसे पता चला कि हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे ही है? अरे यार वर्टिकल लाइन, ये लाइनें पता नहीं होती कौन सी वर्टिकल होती है कौन सी हॉरिजॉन्टल होती है। नहीं सर, अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर नेम दिया हो, 1 यार फ्लोरो 1 ब्रोमो 1। अजीब बात कर रहे हो। मैं तुम्हें, अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर ये केवल ये दिया गया जाएगा ना, अगर केवल इतना दिया जाएगा तो तुम जानते हो इस मॉलिक्यूल्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे? 24 मेथड से रिप्रेजेंट कर दोगे तुम इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे वो। ओके सोचते सर। जाओ, अभी अभी कहानी स्टार्ट हो रही भाई, बहुत बड़ी कहानी चल जाएगी अभी, अभी गेम शुरू हो रहा है अभी, है ना। आराम, देखो बैठे रहो एकदम। ये क्या है कि तुम्हें प्रायोरिटी देना आता है? क्या तुम डेली रिवीजन कर रहे हो? तो डेली रिवीजन कर रहे होगे तो मैंने ये कहा था कि कायरल कार्बन से अटैच एलिमेंट की प्रायोरिटी पहले चेक करोगे। तो यहाँ O है, यहाँ C है, तो क्या ये 1 बन जाएगा? यहाँ C है और यहाँ पर भी C है, लेकिन इस C के पास O अटैच है, इस कार्बन पे C पर H अटैच है, तो ये बनेगा आपका 2 और ये बनेगा आपका 3 और ये बनेगा 4। अब चेक करो, क्या फिशर प्रोजेक्शन फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है? यस। तो क्या फोर्थ प्रायोरिटी को भूल जाया जाए? यस, भूल जाइए। भूलने के बाद आइज को रोटेट करिए। बताओ रोटेशन कौन सा? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब फॉर्म कौन सी बनेगी? एस। तो अगर आप लोग आर बोल रहे थे तो मुझे बताइए कि आपने गलती क्या करी? सर वो COH को 1 ले लिया था, OH को 2 ले लिया था। जब हमने CIP सीक्वेंस रूल पढ़ाया था तब हमने ये बताया नहीं था कि पहले क्या चेक करा जाता है? एलिमेंट अटैच्ड। अटैच एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। यहाँ इस कार्बन से डायरेक्ट O अटैच है, इस कार्बन से C अटैच है, तो किसकी यस प्रायोरिटी ज्यादा है भाई? सर, O की। तो फिर तुम तो कह रहे थे तुम डेली रिवीजन करते हो, तो फिर गलत कैसे कर दिया क्वेश्चन? बताओ, अगर तुम डेली पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन गलत कैसे कर दिया? क्या करना चाहिए तुम लोगों के साथ में? हाथ पांव तोड़ देने चाहिए, बताओ।